नमस्कार दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एमसीक्यूज की श्रृंखला हम लोगों ने प्रारंभ की और इसके पहले एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया जिसमें एग्जामिनेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आ सकते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कवर किया। आज उसी श्रृंखला का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में भी हम लोगों ने वे प्रश्न लिए हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जितनी भी जुडिशरी की एग्जामिनेशन है, जितने भी अभी सिविल जज की एग्जामिनेशन आने वाली है, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, आइए उसको कवर करते हैं। इट इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एमसीक्यू, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। So today's topic is multiple choice questions on the Negotiable Instrument Act 1881, परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 के बहुविकल्पीय प्रश्न को आज हम लोग कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक आ सकता है कि रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी लिखित दस्तावेज जो लीगल राइट्स सृजित करता है, ये किसकी डेफिनेशन है। प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कोई लिखित रिटन डॉक्यूमेंट जो लीगल राइट ने विधिक अधिकार बनाता है उसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। द आंसर इज इंस्ट्रूमेंट, जैसे हिंदी में विलेख कहेंगे। एक प्रश्न, एक डेफिनेशन और आती है समथिंग विच लीगली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक ऐसी चीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लीगली ट्रांसफर कर देती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को नेगोशिएबल कहा जाता है। तो ये भी दो डेफिनेशंस बेस्ड क्वेश्चन थे। एक प्रश्न आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हैं जितने भी हैं, भले वो प्रॉमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, अगर वो पेबल टू किस तरीके से पेबल होता है, तो दो ही तरीके से पेबल होता है, तो बियरर एंड ऑर्डर। तो ये दो उसके उत्तर रहेंगे, बियरर एंड ऑर्डर। और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, स्वतंत्र रूप से अंतरण होता है, जिसको फ्रीली ट्रांसफरेबल, जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको बियरर कहेंगे, बियरर, है ना। और एक और प्रश्न आता है कि इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रांसफर बाय इंडोर्समेंट, यानी इंडोर्समेंट हम लोगों ने पढ़ाई है, धारा 15 में इंडोर्समेंट की डेफिनेशन आती है। तो इंडोर्समेंट से जो ट्रांसफर होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, तो पेबल बाय ऑर्डर कहा जाता है। इट इज नॉट बेरर, इट इज पेबल बाय ऑर्डर। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक प्रश्न आया है इंस्ट्रूमेंट में गुड फेथ तो होना ही चाहिए। यदि आप इंस्ट्रूमेंट को ले रहे हो तो आप गुड फेथ के साथ एक चीज और होनी चाहिए, दैट इज कंसिडरेशन, यानी आपने उस इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ के साथ कंसिडरेशन के ही प्राप्त किया है। तो ये दो बातें होनी चाहिए। उसके बाद है एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी। एक्सेप्टेंस मैंडेटरी होता है कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जो रहता है ये मैंडेटरी होता है। एक्सेप्टेंस यानी प्रतिग्रहण, तो प्रतिग्रहण बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंडेटरी होता है। अनदर क्वेश्चन, लायबिलिटी ऑफ मेकर इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर की लायबिलिटी कौन सी होती है, प्राइमरी होती है कि सेकेंडरी, तो आपको लिखना सेकेंडरी। प्राइमरी लायबिलिटी तो जिसने उसको लिख कर दी है उसको होती है। तो ये याद रखेंगे कि मेकर की, बिल ऑफ एक्सचेंज को जो बनाता है ड्रॉवर, उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेस पीरियड कितना समय का होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा वो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन। तो आपको 3 दिन पे टिक लगाना है। ग्रेस पीरियड जो अनुग्रह दिवस जिसे हम कहते हैं, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितने दिन का बताया गया, 3 दिन का बताया गया है। ये पेबल और डिमांड वाले पे ही लागू होता है। फिर एक पैरेलल लाइन यदि क्रॉस की गई है लेकिन उसमें लिख दिया गया है अकाउंट पे ही ओनली, यानी अकाउंट पे ही ओनली ही लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं, तो जनरल क्रॉसिंग बोलेंगे कि स्पेशल क्रॉसिंग बोलेंगे कि रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग बोलेंगे। तो इसको रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहा जाता है, जिसमें पैरेलल लाइन के बीच में क्रॉस करते समय लिख दिया है पेबल अकाउंट पे ही ओनली, अकाउंट पे ही। तो इसको ध्यान रखेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई जो होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई होता है, उसको एक और वर्ड से पुकारा जाता है, उसका नाम है एक्सेप्टर। तो ड्रॉई ही एक्सेप्टर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 8 में जो होल्डर बताया गया है, ये कब होता है होल्डर, बिफोर मैच्योरिटी, यानी बिफोर मैच्योरिटी आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, देन यू विल बी डीम्ड एज अ होल्डर, तो आप होल्डर हो। बिफोर मैच्योरिटी इज द प्रॉपर आंसर। अनदर क्वेश्चन इज काउंटरमेंडिंग ऑफ चेक। ये काउंटरमेंडिंग ऑफ चेक क्या होता है, तो काउंटरमेंडिंग ऑफ चेक होता है स्टॉप पेमेंट, यानी पेमेंट को स्टॉप करना, इसी को काउंटरमेंडिंग कहा जाता है। बोथ आर सिनोनियम। बैंकर ऑब्लिगेशन टू ऑनर दी चेक। प्रश्न आता है कि क्या बैंकर की जो चेक को ऑनर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको स्टेट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। तो आंसर इज स्टेट्यूटरी। प्रॉमिसरी नोट, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है प्रॉमिसरी नोट में, जैसे हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा था, मेकर की सेकेंडरी होती है, यहां पर मेकर की प्राइमरी होती है। प्राइम यानी वचन पत्र में पहली लायबिलिटी होती है प्रॉमिसरी नोट में मेकर की, बनाने वाले की।
स्टेल चेक को क्या है, स्टेल यानी आपको पता ही है बासी, यानी डेट निकल गई है तो उसको स्टेल चेक बोलते हैं। स्टेल चेक का एक और नाम है, उसका नाम है डेड चेक। तो डेड चेक और स्टेल चेक एक ही होता है, इसको ध्यान रखेंगे। पर्सन अमाउंट चेक पेबल, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अमाउंट चेक पे जो अमाउंट है वो लेने का जो अधिकारी है वो कौन होगा, तो ड्रॉई इज द पर्सन ड्रॉई, यानी जिसका नाम लिखा है, यानी चेक का अमाउंट प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन होता है, ड्रॉई होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एनईएफटी के 4 ऑप्शन दे देंगे, तो याद रखेंगे एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एफ फॉर फंड एंड टी फॉर ट्रांसफर। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी। तो दीज आर दी इट इज सेकेंड लेक्चर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन दी एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये दूसरा लेक्चर था। तीसरा लेक्चर जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा। और यदि आपका पहला लेक्चर छूट गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहला लेक्चर भी देख सकते हैं। और दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर इसे रिव्यू करिएगा। Thank you for watching this video. Kindly subscribe my channel Law Easy.